मेरा नमस्कार। मैं आपकी अपनी अध्यापिका प्रस्तुत करने जा रही हूँ कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ 4, जिसका शीर्षक है नन्हा फनकार। बच्चों, नन्हा फनकार का अर्थ होता है छोटा कलाकार। यह कहानी एक छोटे बालक केशव नाम के लड़के का है, जिसकी उम्र मात्र 10 वर्ष की है। केशव अपने पिता को देख-देखकर पत्थर पर छैनी हथौड़े से नक्काशी का काम करना सीख रहा था। उसे नई चीजें सीखने में बहुत ही आनंद मिलता है। उसमें नई चीजें सीखने की जिज्ञासाएं बहुत है। केशव अभी सिर्फ 10 साल का था। उसने अब तक जितना भी नक्काशी का काम सीखा है बच्चों, उसमें घंटियों पर डिजाइन बनाना यह सबसे ज्यादा उसके लिए मुश्किल था। कई साल पहले जब केशव का जन्म भी नहीं हुआ था, उसके माता-पिता गुजरात से आकर आगरा में बस गए थे। बच्चों, नन्हा फनकार पाठ या कहानी में हमें 10 वर्षीय नन्हे केशव की पत्थर नक्काशी का बेहतरीन कारीगरी का दृष्टांत हमें मिलता है। उसे यह हुनर अपने पिता से मिली है। दरअसल केशव अभी पत्थर नक्काशी का काम सीख ही रहा था। उसके पिताजी के द्वारा एक बार दिखा देने के बाद वह जल्दी से उस काम को करने में सक्षम भी था। केशव के पिताजी के द्वारा दिखाए गए सीधी लाइन एवं घुमावदार डिजाइनों को एक बार दिखा देने पर ही केशव उन डिजाइनों को अच्छी प्रकार से करने में सक्षम था। लेकिन केशव को घंटियों पर डिजाइन बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल नजर आता था। वह बहुत ही होनहार बालक था। लेकिन केशव को यह पूर्ण विश्वास था कि वह एक दिन अपने पिताजी की तरह बहुत ही बारीक जालियां, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, इटलाते चलते हुए घोड़े, लहराते चलते हुए सांप, इन सभी डिजाइनों को पत्थर पर उकेर पाने में एक दिन सफल अवश्य होगा। बच्चों, बाकी की कहानी हम इस पाठ को पढ़कर जानेंगे, जो कि आपको मिलेगी पृष्ठ संख्या 33 पर। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। नन्हा फनकार। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पूर्व हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द एवं उनके अर्थों को जान लेते हैं। एवं हमारा पहला कठिन शब्द है फनकार। बच्चों, फनकार का अर्थ होता है कलाकार, यानी आर्टिस्ट। बच्चों, कलाकार वह किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, फिर चाहे वह कोई संगीतकार हो सकती है, कोई संतराश हो सकता है, कोई नृत्यांगना या फिर कोई चित्रकार। यह किसी भी क्षेत्र के कलाकार को हम फनकार कह सकते हैं। तो हमारा अगला शब्द है उकेरना। उकेरना शब्द का अर्थ होता है उतारना, यानी एनग्रेव। यानी किसी भी चीज में हम कलाकृति को बनाना को उकेरना कह सकते हैं, फिर चाहे वो लकड़ी पर हो, पत्थर पर हो या फिर किसी कागज पर हो। बारीक। बच्चों, बारीक का अर्थ होता है पतला या फिर महीन, या फिर हम बोल सकते हैं कि फाइन। जिस प्रकार आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर कि किस प्रकार का बारीक डिजाइन्स किया हुआ है, इसे ही हम बारीक कहते हैं। अगला है नफीस। नफीस शब्द का अर्थ होता है सुंदर या फिर निर्मल। बच्चों, हमारा अगला शब्द है पुश्तैनी। पुश्तैनी का अर्थ होता है खानदानी या पैतृक। बच्चों, पुश्तैनी का अर्थ होता है पूर्वजों का या फिर एंसेस्ट्रियल या फिर पैट्रिमोनियल, हम पुश्तैनी को कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है अंगरखा। बच्चों, अंगरखा का अर्थ होता है पुरुषों का लंबा कपड़ा या पोशाक, कुर्ता टाइप का कुछ होता है, जिसे हम ट्यूनिक कहते हैं इंग्लिश में। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बादशाह अकबर जो कपड़े पहने हुए हैं उसे हम अंगरखा कहते हैं। यह ऑलमोस्ट थोड़ा लगभग जो है यह कुर्ता जैसा होता है। आप कुर्ते की तस्वीर भी इस वक्त स्क्रीन पर अलग से देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है पाजामा। पाजामा का अर्थ होता है कमर से नीचे पैर रखने ढकने वाला पोशाक। आप इस वक्त स्क्रीन पर पाजामा का उदाहरण स्वरूप कुछ चित्र देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तलखी। बच्चों, तलखी का अर्थ होता है कड़वापन या फिर
कटुता यानी थोड़ा सा रूखेपन से, रूखे व्यवहार से थोड़ा सी बात करने को हम कहते हैं तलखी, या फिर हम कह सकते हैं थोड़े से रूडनेस के साथ में बात करना, एंग्रीली, इसे हम तलखी कह सकते हैं। तो हमारा अगला शब्द है घूरते हुए। घूरते हुए का अर्थ होता है गौर से देखते हुए। उदाहरण स्वरूप आप इस वक्त घूरते हुए की कुछ तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है जुर्रत। जुर्रत यानी साहस, या फिर हम इसे हिम्मत कहते हैं, करेज कह सकते हैं हम जुर्रत को। बच्चों हमारा अगला शब्द है दखल अंदाजी। दखल अंदाजी का अर्थ होता है बीच में आ पड़ना या बोलना, यानी रुकावट डालना। इसे हम अंग्रेजी में इंट्रूशन कह सकते हैं या फिर इंटरप्शन भी कह सकते हैं दखल अंदाजी को। अनमने भाव से का अर्थ होता है अनिच्छा से, जब हमारा मन ना हो किसी काम में उसे हम अनमने भाव से कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी अनिच्छा से। बच्चों हमारा अगला शब्द है कौतूहल। कौतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासावश या फिर जिज्ञासा। इसे हम इंग्लिश में एक्साइटमेंट भी कह सकते हैं, यानी कुछ जानने की मतलब तीव्र इच्छा को हम कौतूहल या फिर जिज्ञासा कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक। नेक का अर्थ होता है बच्चों अच्छा या सच्चा। अगला है हमारा लाडला। लाडला तो हम सभी जानते हैं कि लाडला का अर्थ होता है प्यारा या फिर दुलारा। नक्काशी। बच्चों नक्काशी का अर्थ होता है पत्थर पर चित्र करना। बच्चों नक्काशी का अर्थ होता है पत्थर या लकड़ी पर कलाकृति करना, यानी कार्विंग हम कह सकते हैं। हमारा अगला शब्द है असमंजस। बच्चों असमंजस का अर्थ होता है कुछ समझ ना आना कि क्या करे क्या ना करे। यह वह सिचुएशन होती है जब हमें समझ में एक्चुअल में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में हम इसे डिलेमा कह सकते हैं, असमंजस को। बच्चों हमारा अगला शब्द है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का अर्थ होता है मशहूर यानी फेमस। जैसे आगरा का पेठा मशहूर है, कलकत्ते का रसगुल्ला मशहूर है। इस प्रकार से आप समझ ही चुके होंगे कि प्रसिद्ध का अर्थ क्या होता है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला शब्द है संगतराश। संगतराश का अर्थ होता है पत्थर को तराशने वाले, यानी स्टोन मेसन। बच्चों इस वक्त आप स्क्रीन पर संगतराश के चित्र देख पा रहे होंगे। बच्चों अब हम इस पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छैनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छैनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। बच्चों इसका अर्थ है कि वह लड़का, यानी जिस बच्चे के बारे में इस कहानी में बताया जा रहा है, उस बच्चे का नाम है केशव। वह लड़का एक चौकोर, बच्चों चौकोर का अर्थ होता है जो चार कोना हो या वर्गाकार हो। ठीक है बच्चों, एक चार कोने वाले चौकोर लाल रंग के पत्थर के पास में वह बैठ गया और उसने जल्दी से कोई प्रार्थना बुदबुदाई। बच्चों हम किसी भी काम में हम जब भी जाते हैं, किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले हम हमेशा कोई ना कोई प्रार्थना अपने मन में बुदबुदाते हैं। प्रेयर हम करते हैं भगवान को कि हमारा दिन जो है काफ़ी अच्छा जाए। तो इसी प्रकार बच्चे ने भी अपने मन में कुछ प्रार्थना बुदबुदाई और छैनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। बच्चों छैनी और हथौड़ा जो है यह औजारों के नाम हैं जो आप इस वक्त इस बच्चे के हाथों में देख पा रहे हैं। उसके एक हाथ में छैनी है तो दूसरे हाथ में हथौड़ा है। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया। मतलब कुछ दिन पहले ही उसने इस पर काम करना शुरू किया है। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी। बच्चों अधबनी का अर्थ होता है जो पूरी नहीं बनी हुई है, यानी आधी अधूरी बनी हुई है। ठीक है, अधबनी अधूरी घंटी पर छैनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचे छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। बच्चों यहाँ पर आपको नया शब्द मिला होगा, किरचे छितरा जाती। किरचे का अर्थ होता है बच्चों
पत्थर के छोटे, इसमें कहा जा रहा है कि हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती। बच्चों यहाँ पर पत्थर की किरचें मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, जब भी हम छेनी या हथौड़े से पत्थर पर वार करते हैं तो उसके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो छितरा जाते हैं, छिटक कर आ जाती है, मतलब हमारे आँखों में आ जाती है और वह आंखें सिकोड़ लेता। और जो बच्चा जो है, जो बालक है इसमें केशव, वो अपनी आंखें को सिकोड़ लेता। सिकोड़ लेने का अर्थ होता है बच्चा छोटी बना लेना, आंखों को थोड़ी सी छोटी कर लेता है वो, ठीक है। क्यों बच्चों, वो आंखों को इसलिए सिकोड़ता है ताकि पत्थर के जो छोटे छोटे किरचे यानी छोटे छोटे टुकड़े हैं वह कहीं उसके आंखों में ना चला जाए, इसी वजह से वह आंखों को क्या कर लेता है, सिकोड़ लेता है। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता एवं साथ साथ वह कुछ गाने भी लगते हैं, जैसे कि हम भी अक्सर करते हैं, हम भी अपने काम करते समय कभी कभी थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेते हैं, उसी प्रकार वो भी गुनगुना रहा था। उसके चारों ओर दूसरे संतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे और उसके चारों ओर में जो बाकी जो संतराश थे वह भी अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इटलाता चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। उसने अब तक जितना भी काम सीखा था बच्चों, उनमें से घंटियों पर डिजाइन्स बनाना उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल यकीन था कि एक दिन तो वह जरूर आएगा जब वह बहुत ही बारीक जालियां, मतलब उम्दा तरीके की जालियों के जो डिजाइन्स होते हैं वह महीन नफीस बेल बूटे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इटला कर चलते हुए घोड़े, यह सभी डिजाइन जो है वह पत्थर पर एक ना एक दिन वह बहुत ही अच्छी तरीके से वह उकेर पाएगा, यह उसके मन का विश्वास था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था एवं उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव, मतलब उसके जो अपना जो खानदानी गांव है, अपना जो पुश्तैनी गांव है, पूर्वजों का जो गांव है, वहां जाने का उसे कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सिकरी। बच्चों, सिकरी यहाँ पर एक शहर का नाम है जो कि आगरे के निकट में ही एक शहर का नाम है, फतेहपुर सिकरी, वो वही कराने वाला है। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच में, यानी चारों तरफ इतना शोरगुल है, मतलब इतना शोर शराबा हो रहा है, पत्थर पर जो कटाव, पत्थर पर नक्काशी करने का जो कार्य हो रहा है, इनके बीच में केशव को किसी के कदमों की आवाज भी ना सुनाई पड़ी एवं इन्हीं के बीच में उसे कुछ सुनाई मिला, वह है माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। यह सुनते ही केशव थोड़ा सा चौंक गया कि ये कौन कह रहा है मुझे। तो क्या होता है, पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। तो बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। मतलब बच्चों, यहाँ पर केशव ने थोड़ी सी तल्खी से, मतलब थोड़े से रूखेपन से थोड़ा सा इसका जो जवाब है उसने दिया। तो बच्चों, केशव ने उस व्यक्ति को जवाब देते हुए क्या कहा, उसने कहा कि बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं, यानी वो बता रहा है कि मैंने ही तो ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता हुआ नजर नहीं आ रहा हूँ? मतलब वो बोल रहे कि क्या आपको दिख नहीं रहा है कि मैं ही इस पत्थर पर नक्काशी कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मैंने ही बनाई होंगी।
देखते नहीं, मैं ही पत्थर पर तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। यानी केशव ने थोड़ा सा रूखेपन से, थोड़ा सा रूडनेस के साथ में उस व्यक्ति को जवाब दिया। तो वो व्यक्ति क्या कहता है, दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। तो इस पर केशव कहता है कि मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मझोला था, वह सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। मतलब अब जो है केशव उस व्यक्ति को अच्छी प्रकार से देख रहा था, उनका मुआयना कर रहा था। अब वो बोलता है कि लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था, तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने जैसे ही उस व्यक्ति ने यह कहा कि अभी भी इस पर कुछ काम बाकी हुई है, तभी उसे अचानक से किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनाई दी। और यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। मतलब वो जो आदमी है जो दौड़कर आ रहा था, वो और कोई नहीं, वह महल का पहरेदार था। और अब केशव का जो माथा है वो ठनका, मतलब उसका जो दिमाग जो है वो चलने लगा कि उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। अब उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छैनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। ठीक है बच्चों, जैसे ही उसे पता चला कि यह तो बादशाह अकबर है, तो उसने खरगोश की सी कातर आके, मतलब बड़े ही दया भाव से उसने अकबर की तरफ में देखा और उन्हें सलाम किया। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली ना लगी। उन्होंने खिंचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। मतलब उन्होंने थोड़ा सा खींचकर, मतलब थोड़े से रूडनेस के साथ में, थोड़े से रुक्ष भाव से उन्होंने सिपाही को थोड़ा सा डांट दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है सिपाही, मुझे कुछ देर के लिए यहाँ पर अकेला छोड़ दो। ठीक है। उसके बाद में पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, पर अब वह डरा हुआ नहीं है, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही पहरेदार वहां से चला जाता है, तो केशव जो है वो बड़े ही असमंजस में, यानी बड़ी ही दुविधा में फंस जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम अपना फिर से दोबारा से शुरू करे या बादशाह के हुक्म का, उनके ऑर्डर का इंतजार में वो खड़ा रहे। दिल तो अभी भी उसका क्या कर रहा था, धक धक कर कर धड़क रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं है, लेकिन अब वह पहले जैसा बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है, क्योंकि अकबर अभी उस बच्चे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए छैनी हथौड़े का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छैनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? तो अब हम देखेंगे कि बादशाह अकबर ने क्या जवाब दिया।
क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता, उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा, फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था। उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अब केशव ने पत्थर पर कोयले के टुकड़े से एक बहुत ही आसान सा नमूना बनाया, मतलब बहुत ही आसान सा डिजाइन बनाया और बड़ी ही गंभीरता से कहा, मतलब थोड़े से गंभीर भाव से कहा कि देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है आपको। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किए, जिससे क्या हो गया, कटाव जो है ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। अब केशव जो है वो बिल्कुल एक उस्ताद की भांति उनसे व्यवहार कर रहा है कि किस प्रकार एक उस्ताद या फिर एक अध्यापक अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को किस प्रकार से वह सिखाता है, उस प्रकार वो बता रहे कि अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, मतलब केशव जो उनकी गलती को पकड़ रहा था। हथौड़े को आहिस्ता से मारना, वो बता रहे कि हथौड़े को किस प्रकार से मारना है, जोर से बिल्कुल भी नहीं मारना है, बिल्कुल आहिस्ता से मारना है, ऐसे, मतलब वो दिखा रहा है कि ऐसे मारना है, उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंख थोड़ी मीच कर रखे, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। यानी यहाँ पर बच्चा जो है उन्हें बता रहा है कि जब आप हथौड़े से वार करेंगे तब जरा आंखों को मीच कर रखना, यानी थोड़ी सी आंखों को बंद करके रखना, ताकि उनकी आंखों में पत्थर के जो जो टुकड़े हैं, यानी जो किरचे हैं, वह कहीं आंखों में उड़कर चला ना जाए। इसी प्रकार वह बता रहा था। उनकी बातों को सुनकर बादशाह अकबर भी वो मुस्कुरा कर बोले कि जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा भी चूक हो जाने पर वह फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी सहमति जताता था। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। मतलब वो दोनों जो है काम में इतने खुल गए कि उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि उनके अगल बगल में जितने बाकी जो संतराश है वो उन्हें घूर कर बड़े ही कौतूहल के साथ में देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से उनमें कुछ जोड़ भी रहा था, जिससे वो डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अब बादशाह अकबर ने अब क्या ऑब्जर्व किया, अब उन्होंने क्या देखा, अच्छी गौर से क्या देखा, उन्होंने देखा कि केशव जो है वो पत्थर पर बने जो डिजाइन से जो नमूने हैं, सिर्फ उनको नहीं तराश रहा था, वो उनको तो तराश ही रहा था, उनके साथ साथ में वो अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ नए नए उसमें डिजाइन जोड़ रहा था, जिससे कि वो जो डिजाइन है, वो जो नमूना है, वो और खूबसूरत हो जा रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार यह महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूंगा।
अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संतराशु के बीच केशव की धूम मची रही। वो बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात को सबको सुनाता था। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। अब रात हो चुकी थी बच्चों, और केशव बहुत ही थका हुआ था, पर आंखों में खुशी के मारे उसकी नींद कहाँ पे थे। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया और पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए, यानी तुम तो अभी से इतने फेमस हो गए, इतने मशहूर हो गए हो। तो वो कहता है कि बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर का कोई संतान नहीं था, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके यहाँ एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला लिया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। केशव अभी अपने पिताजी से बोल रहा है कि बादशाह अकबर ने मुझे कहा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा, बहुत बड़ा फनकार बनूंगा। तो इस पर बात करते करते उसने अपने बाबा से पूछा कि बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरे में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वह सिकरी यानी फतेहपुर सिकरी में वह शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो उसके पिता ने बताया कि हाँ बेटा, बिल्कुल यह बात सही है कि आगरे में बहुत सुंदर सुंदर महल है, लेकिन सिकरी में शहर बनवाने के पीछे में एक खास वजह है, और वह वजह यह है कि बहुत साल पहले यह हुआ था कि बादशाह अकबर का कोई संतान नहीं था। इस वजह से वो हर वक्त क्या रहते थे, बहुत ही परेशान हुआ करते थे। उन्होंने बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास भी गए, लेकिन भटकते भटकते वह एक दिन ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी में आ गए थे। उन्होंने ही बादशाह अकबर को बताया था कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा। तो उसने कहा कि बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। तब केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने एक बेटे का नाम सलीम भी रख दिया था। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। इस पर इस तरह बात करते करते केशव जो फिर उसके बाद में केशव ने कहा कि केशव उनिंदी आवाज में बोला, उनिंदी मतलब नींद से भरा हुआ। ठीक है बच्चों, पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा अब क्या हो गया है, तो बिल्कुल वह सो गया है। तो बच्चों, हमने यहाँ कहानी जो है यहाँ खत्म कर ली है, इसका समाप्त हमने कर दिया है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का सारांश देख लेते हैं। 10 साल का नन्हा केशव अपने पिता की तरह पत्थर पर छैनी हथौड़े से नक्काशी का काम करता था। दरअसल केशव अभी काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था, पर उसे घंटियां बनाना ज्यादा मुश्किल लगता था। वह होनहार बालक था।
उसे पूरी तरह विश्वास था कि एक दिन वह अपने पिता की तरह बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इटलाकर चलते हुए घोड़े पत्थर पर उकेर पाने में अवश्य सफल होगा। केशव के जन्म के पहले ही उसके माता पिता गुजरात से आगरा में आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस समय आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। केशव का जन्म आगरे में ही हुआ था, लेकिन अब वह सिकरी में रहता है। एक दिन जब वह अपने काम में लगा था, एक आदमी जो वास्तव में बादशाह अकबर थे, उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसके द्वारा बनाई हुई घंटियों की बड़ाई करने लगा। वह सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए थे। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। केशव उसे पहचाना नहीं, लेकिन इतना वह जरूर समझ गया था कि वह कोई बड़ा आदमी है। अभी केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी एक पहरेदार ने आकर उसे सावधान किया कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है वह बादशाह अकबर है और वह उनसे काफी अदब से खड़े होकर बात करे। केशव हक्का बक्का रह गया। बदहवासी में छैनी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया। उसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन बादशाह की मुस्कुराहट देखकर वह बहुत जल्दी भयमुक्त हो गया। अकबर ने केशव के सामने नक्काशी सीखने की इच्छा प्रकट की। केशव तुरंत छैनी हथौड़ा लाया और बादशाह को उनसे काम करना सिखाने लगा। बादशाह उसके पास जमीन पर बैठ गए। केशव ने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और उसे बादशाह को ध्यान से तराशने के लिए कहा। अकबर ने पत्थर पर छैनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव बहुत ज्यादा गहरा हो गया। केशव ने तुरंत गलती पकड़ी और बादशाह को हिदायत दी कि वे हथौड़े को आहिस्ता से मारे। इस समय वह बिल्कुल भूल गया था कि उसकी बगल में बैठा व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे बड़ा मजा आ रहा था और किसी समय अगर बादशाह से थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो उसे गुस्सा आ जाता। केशव के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। नन्हा केशव कारखाने वाली बात समझ न सका। फिर अकबर ने उसे बताया कि महल तैयार हो जाने के बाद जब लोग आगरा में आकर रहने लगेंगे तब वे एक कारखाना बनवाएंगे। इस कारखाने में सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। यह सुनकर लड़के का चेहरा चमक उठा। उसे भरोसा हो गया था कि जब कारखाना खुलेगा तब उसे काम अवश्य मिलेगा। रात हो गई। केशव धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया और पूछ बैठा, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने उसे बताया कि जब बादशाह की कोई संतान नहीं थी तब वे सिकरी में ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास आए थे। उनके आशीर्वाद से बादशाह को 3 संतानें हुई, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। फिर उन्होंने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे का नाम भी सलीम रख दिया। तो बच्चों, इसी के साथ में हमारा सारांश भी खत्म हो जाता है। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। केशव की घंटियों में पहला प्रश्न, माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने यह खुद बनाई है? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो बात माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है, यह जो सेंटेंस है ये बादशाह अकबर ने किस लिए कही होगी? यहाँ पर आपके लिए कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं। चलिए बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। पहला पढ़ लेती हूँ, केशव के काम की तारीफ में। दूसरी है यह जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर है। केशव से बातचीत शुरू करने के लिए। चौथी है
घंटियां किसने बनाई यह जानने के लिए। पांचवी है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। या फिर लास्ट वाला ऑप्शन है कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता है। तो बच्चों बताइए इसका सही कारण कौन सा हो सकता है। इसका सही कारण है ऑप्शन नंबर अंग, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। तो इसमें हम किस प्रकार से आंसर लिखेंगे बच्चों। आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। ये था हमारा पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरी पढ़ लेते हैं। केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिनमें नक्काशी की गई हो, संभव हो तो उसकी तस्वीर भी चिपकाओ। बच्चों इसमें आपको क्या करना है कि केशव जो पत्थर पर घंटियां और कड़ियां तराश रहा था उनकी चित्र जो है आपको अपने कॉपी पर बनवाना है। एवं इसी के साथ साथ यदि आपको कोई खास इमारत आपको याद आ रही है जिसमें अच्छी बहुत ही खूबसूरत नक्काशी का कार्य किया गया है तो उसे भी आपको बनवाना है, जैसे कि लाल किला देख लीजिए, ताजमहल। बच्चों दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है कि तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से आकर बस गए हो। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण हो सकते हैं। तो बच्चों हम इसमें क्या लिख सकते हैं उत्तर में, जब किसी को अपने क्षेत्र में रोजगार आदि नहीं मिलता है तब वह दूसरी जगह आकर बस जाते हैं, या फिर इसे माइग्रेशन कह सकते हैं बच्चों। की अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। इसका उत्तर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों। अकबर एक अच्छे राजा थे, वह अपनी प्रजा से मिलते रहते थे, इसलिए अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी। एवं इसका और एक वजह यह भी हो सकता है कि वह अपने प्रजाजनों के साथ में सीधा संपर्क बनाना चाहते थे, इसी वजह से उन्हें दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी पहरेदार की। ठीक है बच्चों आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। बच्चों यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसमें क्या कहा जा रहा है कि लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी। यहाँ पर बड़े आदमी से क्या मतलब है। तो यहाँ पर बड़े आदमी से मतलब होता है जो बहुत ही प्रतिष्ठित या फिर फेमस, बहुत ही मशहूर व्यक्ति से है। तो हम इसका उत्तर हम किस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है कोई अमीर आदमी या प्रतिष्ठित आदमी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5, खरगोश की सी कातर आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती है, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसी कुछ और उदाहरण तुम भी बताओ। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, जिस प्रकार इसमें पशु पक्षियों से तुलना करते हुए बहुत सारे मुहावरे बोली गई है, उस प्रकार से आपको भी कुछ मुहावरे इस प्रकार से लिखनी है। तो आप क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, जैसे शेर जैसी दहाड़, मोरनी जैसी गर्दन, कोयल सी आवाज, हिरनी सी चाल, हाथी जैसी मतवाली चाल। ठीक है बच्चों इसमें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छठा प्रश्न। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा। क्यों देखा बच्चे बताइए। चलिए देख लेते इसका उत्तर क्या हो सकता है। अकबर बहुत बड़े बादशाह थे, जब उन्होंने नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा, क्योंकि बच्चा सोच रहा है कि यह इतना बड़ा बादशाह है, यह मुझसे नक्काशी क्यों सीखना चाहेगा। इनके पास में तो कितनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी काम है, वो नक्काशी क्यों सीखना चाहेगा, इस पर वह थोड़ा सा संदेह भरी नजरों से देख रहा था। प्रश्न 7, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह से काम से जुड़ना ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है। अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। बच्चों बताइए क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस प्रकार से काम में जुड़ना ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच्चों। इसका
जवाब में हम क्या लिख सकते हैं? केशव 10 साल का है, उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी उम्र के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के बाद में ऐसे काम करने चाहिए। बिल्कुल सही बच्चों, इस उम्र के बच्चों को कामकाज इस प्रकार से रोजगार वाले काम तो बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इससे उनका बचपन छीन जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब कुछ पीछे हो जाती है। यह समय उसके खेलने कूदने एवं बचपन का आनंद लेने का होता है, काम करने का बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों को लिखो। इसमें क्या करना है आपको? केशव क्या क्या कहता होगा? खुशी के मारे वो क्या क्या कहता होगा सबसे? आप इसमें क्या लिख सकते हैं? केशव सबसे कहता होगा, मुझसे तो बादशाह मिलने आए थे। क्या तुमसे कभी बादशाह मिलने आए हैं? उन्होंने तो मुझे शाबाशी भी दी है, क्योंकि मैं उन्हें नक्काशी सिखाई थी। तो इसमें आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ में आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं इस उत्तर के साथ में बच्चों, जो आपको सही लगे। अगला देख लेते हैं, शब्दों की निराली दुनिया। नक्काशी जैसे किसी काम को चुनो, जैसे बढ़ईगिरी, मिस्त्री आदि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम पता करो। तो उत्तर में हम देख लेते हैं बच्चों, बढ़ईगिरी में प्रयोग होने वाला औजार क्या क्या लगता है? आरी। आरी किस लिए होता है? लकड़ी काटने के लिए। हथौड़ा कील ठोकने के लिए। रंदा लकड़ी घिसने के लिए। जमूर कील उखाड़ने के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छैनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम में जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम देख रहे हैं, आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। तो आपको और भी कुछ शब्द इकट्ठे करने हैं। ठीक है बच्चों, इसमें आप क्या क्या हम लिख सकते हैं? बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। बच्चों ये जो शब्द है कटाव, यह कट क्रिया से पैदा हुआ है। कट जो है यहाँ पर क्रिया यानी काम वाला शब्द है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हुई है? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। ठीक है बच्चों, इसमें शब्द कौन कौन से देख लेते हैं। संज्ञाएं है चुनाव, पढ़ाओ, बहाओ, लगाओ। तो इन संज्ञाओं से आपको क्या करना है? क्रिया शब्द बनाना है, एवं उन्हीं क्रिया शब्दों से आपको क्या करना है? वाक्य बनाना है। चुनाव, इसमें क्रिया है चुन, वाक्य प्रयोग हुआ है, अच्छे फूल का चुनाव कर लो। अगला शब्द देख लेते हैं, पढ़ाओ। पढ़ाओ इसमें है पढ़ जो है यह क्रिया है, आज यही पढ़ाओ डालो। अगला संज्ञा देख लेते हैं, बहाव। इसमें बहाव में है बह यानी बहना, नदी का बहाव तेज है। और लास्ट वाला है लगाओ। लगाओ में लग जो है यह क्रिया है, पढ़ाई से उसका लगाव है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। उत्तर में देख लेते हैं बच्चों, बुदबुदाने का अर्थ होता है मन ही मन में कुछ बोलना, जबकि फुसफुसाना, बड़बड़ाना तथा भुनभुनाना में कुछ आवाज भी सुनाई देती है। जैसे बुदबुदाना से हम वाक्य देख लेते हैं, नौकर धीरे धीरे बुदबुदाया। फुसफुसाना से मंत्री फुसफुसाकर कुछ बोले। बड़बड़ाना, वह क्रोध में बड़बड़ाने लगी। भुनभुनाना, बिना वजह भुनभुनाना ठीक नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह किसने कहा होगा? बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बादशाह के सामने बैठ रहे उनका अपमान है। दूसरा ऑप्शन है पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। तीसरा ऑप्शन है पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा रहा था। चौथा है बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। इसमें बच्चे इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है ख, ऑप्शन ख। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा होगा क्योंकि वह अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। ठीक है बच्चों,
हमने अपना प्रश्न उत्तर भी पूरा कर लिया है। बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस पाठ से संबंधित आपके लिए कुछ गृह कार्य दिया गया है। चलिए देख लेते हैं कि वो गृह कार्य आपके लिए क्या है। प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न में किसे क्या कहते हैं। आपको यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ ऑप्शंस भी दिया गया है। संकलाश, चित्रकार, नक्काश, मूर्तिकार। आपको इस प्रश्न को पढ़कर बताना है कि किसे क्या कहा जाता है। पहला पढ़ लेते हैं, कागज पर चित्र बनाने वाला। बच्चों, कागज पर चित्र बनाने वाला को हम क्या कहते हैं। आपको इसमें से ढूंढना है कि कागज पर चित्र बनाने वाला को क्या कहा जाता है। क्या उसे संकलाश कहा जाता है, या चित्रकार कहा जाता है, नक्काश कहा जाता है, या मूर्तिकार कहा जाता है। आपको इसमें से ढूंढ करके लिखना है। पहला मैं बता देती हूँ बच्चों, कागज पर चित्र बनाने वाला को क्या कहा जाता है बच्चों, चित्रकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चित्रकार। दूसरी पढ़ लेते हैं, पत्थर पर बेल बूटे बनाने वाला। पत्थर पर बेल बूटे बनाने वाला को क्या कहा जाता है बच्चों। आपको इसमें से ढूंढ करके यहाँ पर लिखना है। जो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ वो आपको गृह कार्य में करना है। तीसरा है, धातु या लकड़ी पर बेल बूटे बनाने वाला को क्या कहा जाता है। एवं चौथा है, आकृति बनाने वाला को क्या कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ चुकी है इस प्रश्न का हल किस प्रकार से करना है। आशा है आप इसे कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो आप अपने घर पर किसी बड़े का भी हेल्प ले सकते हैं इस प्रश्न को पूरा करें। बच्चों, इस पाठ के आधार पर आपके लिए और एक गृह कार्य दिया जा रहा है। देखते हैं वो क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। बच्चों, आपको करना यह है कि यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं एवं यहाँ पर उनके अर्थ। आपको सिर्फ इतना करना है कि जिस शब्द का अर्थ आपको जहाँ पर मिलता है उसे उससे मिलान कर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ लेते हैं कि शब्द क्या है। पहला है उकेरना, नफीस, पुश्तैनी, मुआयना, जरूरत, बदहवासी, फनकार, सल्तनत। एवं उनके अर्थों को देख लेते हैं। साम्राज्य, जांच पड़ताल, नक्काशी करना, साहस, कलाकार, सुंदर, कई पीढ़ियों से घबराहट। बच्चों, आपको इसमें से शब्दों को उनके अर्थों से मिलान करना है। ठीक है बच्चों, पहला शब्द देख लेते हैं। पहला शब्द है उकेरना। उकेरना का अर्थ हमें यहाँ पर ढूंढना है। चलिए देख लेते हैं कि उकेरना का अर्थ यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पर नक्काशी करना होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उकेरना को नक्काशी करना से ऐसे मिलान कर देंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा शब्द है नफीस। बच्चों, नफीस का हमें यहाँ पर ढूंढना है कि नफीस का अर्थ क्या हो सकता है। ठीक है, नफीस का अर्थ ढूंढ लेते हैं। साम्राज्य नहीं होगा, जांच पड़ताल नहीं होगा, ये तो हो चुका है। साहस, कलाकार, सुंदर, कई पीढ़ी से घबराहट। बच्चों, नफीस का अर्थ होता है सुंदर। तो हम क्या करेंगे, नफीस को सुंदर से मिला देंगे। अगला है पुश्तैनी, मुआयना, जरूरत, बदहवासी, फनकार, सल्तनत। बाकी का बच्चों आप स्वयं करेंगे अपने घर पर। बच्चों, नन्हा फनकार कहानी का उद्देश्य यही है कि हमें व्यवहार कुशल रहना